हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी कॉस्टिंग की वीडियो नंबर 4 है। इस वीडियो में मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के थ्योरी क्वेश्चंस कराना चाहता हूँ। मात्र 4 क्वेश्चंस हैं और ये इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये प्रैक्टिकल से काफ़ी लिंक्ड है। तो आपका मात्र 15 मिनट्स की वीडियो में पूरा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की थ्योरी तैयार हो जाएगी। लेट अस स्टार्ट। हमने क्लास में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर लिए हैं, इसलिए थ्योरी पढ़ना आसान होगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के प्रैक्टिकल कंसेप्ट्स समझ में आ जाने चाहिए, तब ये आपको इजी लगेगा। लेट अस स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एंड लिस्ट डाउन द फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। सब क्लास में बताया हूं। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जो होता है ना दोस्तों, वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग है। स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग का मतलब कि कस्टमर एक ऑर्डर देता है हमको, एक पर्टिकुलर साइट को बिल्ड करने कहता है और हम उसी कॉन्ट्रैक्ट की, उसी ऑर्डर की कॉस्ट निकालते हैं। तो जब एक कस्टमर के लिए एक सेपरेट यूनिट तैयार किया जाता है और उसकी कॉस्ट निकालते हैं तो उसको स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग कहते हैं। तो स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग अंडर विच ईच कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रीटेड एज सेपरेट कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट यूनिट का मतलब हम जिस आइटम की कॉस्ट निकालते हैं ना, उसको कॉस्ट यूनिट बोलते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में हम कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट निकालते हैं, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट को कॉस्ट यूनिट बोला गया है। स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग under which the cost of each contract is calculated and the contract is treated as cost unit and cost are accumulated and ascertained separately for each contract। ये है बेटा आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का मीनिंग। हर कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट सेपरेटली एक्यूमुलेट की जाती है। इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं ये आप अग्री करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के आधार पे। ऑल कॉस्ट आर एक्यूमुलेटेड एंड एसर्टेन्ड फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट सेपरेटली। तो अगर एक बिल्डर है, उसके कई कंस्ट्रक्शन साइट चल रहे हैं, तो वो हर कॉन्ट्रैक्ट को एक सेपरेट कॉस्ट यूनिट मानेगा और हर कॉन्ट्रैक्ट के कॉस्ट को सेपरेटली एक्यूमुलेट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 के कॉस्ट अलग एक्यूमुलेट होंगे, 2 के अलग होंगे, 3 के अलग होंगे। ईच अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट। ये भी क्लास में बता चुका हूं मैं आपको। ईच कॉन्ट्रैक्ट इज यूजुअली अ लार्ज कॉन्ट्रैक्ट, इट नॉर्मली टेक्स मोर देन 1 ईयर। आपको याद होगा मेरे कंसेप्ट नोट्स में बात लिखी हुई है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली 1 से ज्यादा साल चलता है, इसीलिए हर ईयर का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट सेपरेट बनता है और हर ईयर का नोशनल प्रॉफिट भी या लॉस भी निकाला जाता है। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स यूजुअली अंडरटेकन बाय कॉन्ट्रैक्टर आर मोर देन 1। तो मोर देन 1 होते हैं बट लार्ज नंबर नहीं होते बेटा। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है, कोई मजाक तो नहीं है। एक बिल्डर के पास 2, 4, 8, 10, उससे ज्यादा कितने साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्ट चलते रहेंगे। सबको मैनेज भी तो करना होता है, कितने सारे लेबर होते हैं हर साइट में। तो फीचर्स में लिखा हुआ है कि एक टाइम पर कॉन्ट्रैक्टर के पास एक से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट जरूर हो सकते हैं, बट बहुत ज्यादा संख्या में नहीं हो सकते। फिर ये भी बात हम लोग फर्स्ट क्लास में सीखे थे, देयर आर टू पार्टीज, वन इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टर, अनदर इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टी। Two parties are involved. One is contractor, the person who undertakes the contract, and the second is contractee, who gives the contract. Now, second question, more important. What is the difference between job costing and contract costing, जो कि इस चैप्टर का नाम है। देखिए, पढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूं। जॉब कॉस्टिंग का मतलब होता है किसी भी टाइप का अरेंजमेंट जिसमें कस्टमर एक पर्टिकुलर यूनिक चीज दूसरे पर्सन को कहता है कि मुझे करके दो। जैसे आप कपड़े सिलवाने जाते हैं तो आप अपने यूनिक मेजरमेंट्स का एक गारमेंट सिलवाते हैं, तो वो एक जॉब कॉस्टिंग का एग्जांपल है। आप घर पे फर्नीचर बनाते हैं तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेड बनवाते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से स्टडी टेबल बनवाते हैं, जॉब कॉस्टिंग का एग्जांपल है। जब भी कोई काम हम लोग अपने एक शादी का कार्ड छपवाते हैं तो वो भी जॉब कॉस्टिंग है। वैसे सोचोगे तो कॉन्ट्रैक्ट में भी एक कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक बिल्डिंग बनवाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कहना कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज अ फॉर्म ऑफ जॉब कॉस्टिंग, बट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज मोर स्पेसिफिक बिकॉज इट डील्स विद कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। बट बाय नेचर अगर बात करें ना, तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज अ पार्ट ऑफ जॉब कॉस्टिंग।
तो जो दूसरी चीजें हैं कंस्ट्रक्शन को छोड़ के, जिसमें कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से सामान बनाना पड़ता है, उस पर जॉब कॉस्टिंग एप्लीकेबल होती है। आइए पढ़ते हैं डिफरेंस। ई जॉब इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट कॉस्ट यूनिट जॉब कॉस्टिंग में, और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में ईच कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट कॉस्ट यूनिट। सेकेंड डिफरेंस, जॉब वर्क इज एग्जीक्यूटेड इन फैक्ट्री प्रीमाइसेस। जो जॉब वर्क होता है वो फैक्ट्री में होता है, बट ऑफकोर्स भाइयों कंस्ट्रक्शन वर्क तो कंस्ट्रक्शन साइट पे होगा। कॉन्ट्रैक्ट वर्क इज एग्जीक्यूटेड एट साइट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड डिफरेंस, एक बहुत अच्छा डिफरेंस है। कंस्ट्रक्शन में कभी भी याद रखना, ज्यादा पैसा जो खर्च होता है ना, वो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर पर होता है। सैलरी और डिप्रिसिएशन ये सब का जो प्रपोर्शन है वो कम होता है, यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंस कम है कंस्ट्रक्शन में और डायरेक्ट एक्सपेंस ज्यादा है। जबकि जो बाकी टाइप के दुनिया है जिसमें कोई भी सामान बनाओ आप, तो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर कम लगता है, ताम झाम ज्यादा लग जाता है। सैलरी, सुपरविजन, डेप्रिसिएशन, एडवर्टीजमेंट, ये सब खर्चे ज्यादा होते हैं। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट इज हायर एज कंपेयर टू कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में इनडायरेक्ट कॉस्ट आर लोअर। फोर्थ डिफरेंस, साइज ऑफ जॉब इज स्मॉलर देन दैट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जॉब कॉस्टिंग में जो एक जॉब हम लोग कैरी आउट करते हैं, उसकी जो वैल्यू होती है, उसका जो एक प्रकार से कॉस्ट होता है, वो कम होता है। और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में एक कॉन्ट्रैक्ट, एक जॉब भी बहुत बड़ा होता है। द साइज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज लार्जर देन दैट ऑफ जॉब। फिफ्थ डिफरेंस बहुत इजी है। द नंबर ऑफ जॉब्स अंडरटेकन में बी यूजुअली लार्ज, जबकि द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स अंडरटेकन आर यूजुअली स्मॉल। ये ऊपर पढ़े थे कि कोई भी बिल्डर एक टाइम पे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट कैरी आउट नहीं कर सकता, जबकि जॉब्स एक साथ बहुत सारे कैरी आउट हो सकते हैं। नाउ योर फेवरेट क्वेश्चन, आपको बहुत पसंद आएगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के बाद। ये सब जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, हमको इसका मीनिंग बताना है। वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड क्या होता है, ये पूछ रहा है। तो वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड आपको क्लास में बताया हूं। जो हमारा क्लाइंट होता है कॉन्ट्रैक्टी, उसका एक आर्किटेक्ट होता है, वो हमारे द्वारा किए गए काम में से जिस वैल्यू के वर्क को स्वीकार कर लेता है, उसको वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड कहते हैं। ये कंप्यूट कैसे होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का सर्टेन परसेंटेज होता है। तो वर्क कंप्लीटेड विच हैज बीन सर्टिफाइड बाय द आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टी, जैसे क्लास में लैंग्वेज बताया था वही लिखा हुआ है। और फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड का, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय वर्क सर्टिफाइड एज परसेंटेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। जैसे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाए थे अपन, उसमें 20 लाख कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था और 50% वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड था। तो 20 लाख का 50% 10 लाख वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। प्रोग्रेस पेमेंट का मतलब क्या होता है? प्रोग्रेस पेमेंट का मतलब होता है कि कॉन्ट्रैक्ट चालू रहने के दौरान कॉन्ट्रैक्टी बीच बीच में जो पैसे देता है कॉन्ट्रैक्टर को, उसको प्रोग्रेस पेमेंट बोलते हैं। और नॉर्मली जो प्रोग्रेस पेमेंट होता है ना बेटा, वो वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड का कुछ हिस्सा होता है। वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड का कुछ हिस्सा 80-90%। तो कॉन्ट्रैक्टर रिसीव्स पेमेंट बेस्ड ऑन द सर्टिफिकेट इशूड बाय आर्किटेक्ट, एंड प्रोग्रेस पेमेंट पीपी, मतलब प्रोग्रेस पेमेंट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड माइनस रिटेंशन मनी। वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड माइनस रिटेंशन मनी इसलिए लिखा है, रिटेंशन मनी का मतलब होता है जितना पैसा कॉन्ट्रैक्टी ने रोक दिया। आई रिपीट, रिटेंशन मनी का मतलब होता है जितना पैसा कॉन्ट्रैक्टी ने रोक दिया। तो वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड के बराबर हम पैसा मांगने गए थे, बट जितना पैसा उसने नहीं दिया उसको माइनस कर देंगे, तो जो बाकी बचेगा वो उसने पे कर दिया, उसको प्रोग्रेस मनी बोलेंगे। और रिटेंशन मनी किसे कहेंगे? वेरी इजी, कि वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड में से जितना प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव हो चुका होगा उसको माइनस करेंगे, जो बाकी बचेगा वो रिटेंशन मनी होगा। वही एग्जैक्टली वैसे ही लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड क्या होता है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी फेमस एंड वेरी फेवरेट। कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड का मतलब होता है कि जितनी कॉस्ट टिल डेट हमारी इंकर हो चुकी है, जितनी कॉस्ट टिल डेट हमारी इंकर हो चुकी है, उसमें से अगर हम हटा दें कि जितने की कॉस्ट का वर्क आर्किटेक्ट ने सर्टिफाई कर दिया है, तो जो डिफरेंस बचेगा वो बचेगा कि ऐसी कॉस्ट जिसको आर्किटेक्ट ने सर्टिफाई नहीं किया। और जो कॉस्ट आर्किटेक्ट सर्टिफाई नहीं करता, उसी को कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, सपोज आपने किसी कॉन्ट्रैक्ट पे 10 लाख रुपया अभी तक इंकर कर चुका है, तो उसको बोलेंगे कॉस्ट टिल डेट। पर जब आर्किटेक्ट आया
उसने 10 में से 8 लाख रुपए की कॉस्ट को सर्टिफाई कर दिया, अग्री किया कि ये कॉस्ट सही में लग गई है, तो हमको दुख होगा कि हमने 10 लाख इंकर किया बट ये सर्टिफाई सिर्फ 8 लाख को कर रहा है, तो 2 लाख ऐसी कॉस्ट है जिसको उसने सर्टिफाई नहीं किया, तो बोलते हैं कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। इसको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। कॉस्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड बट हैज नॉट बीन सर्टिफाइड बाय आर्किटेक्ट, ये इसका मीनिंग है और इसका फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट इंकर्ड टिल डेट माइनस कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। नोशनल प्रॉफिट किसे कहते हैं? फर्स्ट क्लास में बताया था, वेरी इंपॉर्टेंट। जो मेरी तरफ देखिएगा, जो वर्क सर्टिफाई हो गया है उसकी वैल्यू और उसके कॉस्ट के डिफरेंस को नोशनल प्रॉफिट बोलते हैं। आई रिपीट, जो वर्क सर्टिफाई हो गया है उसकी वैल्यू और उसके कॉस्ट के डिफरेंस को नोशनल प्रॉफिट बोलते हैं। वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड माइनस कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। और एस्टिमेटेड प्रॉफिट किसे कहते हैं बेटा? एस्टिमेटेड प्रॉफिट का मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, अगर हम लोग उसमें से पूरे कॉन्ट्रैक्ट की टोटल कॉस्ट माइनस कर दें तो जो फिगर बचता है उसको कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट बोलते हैं, एस्टिमेटेड प्रॉफिट। वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट इज कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट? कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट का थ्योरेटिकल मतलब होता है, ये होता है बेटा अपोजिट ऑफ फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। अपोजिट ऑफ फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज अपोजिट ऑफ फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। और नाम से ही समझ में आ रहा है कि फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होगा कि कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत में कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी एक अमाउंट पे अग्री कर लेते हैं कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस ये रहेगी। बट बेटा रियल लाइफ में आजकल की तारीख में लोग फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट करना बंद कर चुके हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल के चार्जेस कभी भी बढ़ जाते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी के बीच में जब ऐसा अग्रीमेंट होता है ना, ध्यान से सुनना, कि शुरुआत में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस फिक्स नहीं होगी, अग्रीमेंट ये होगा कि कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टी को बता देगा कि वो एक फिक्स्ड परसेंट या फिक्स्ड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न करना चाहता है। आई रिपीट, कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टी को बता देगा कि वो एक फिक्स्ड अमाउंट या फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्न करना चाहता है, उसको अपनी मार्जिन डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, और वो कॉन्ट्रैक्टी को कहता है कि सर जितने खर्चे लगेंगे कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने में, मैं वो आपके सामने इंकर करूंगा और आपको बताता रहूंगा, इससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी। जितने खर्चे मेरे जेब से लगेंगे मैं सारे बता दूंगा आपको, वो रहेगी कॉस्ट, और सर उस कॉस्ट पे मैं अपना प्रॉफिट जो आपको पहले से बता के रखा हूं उसको जोड़ दूंगा। फिर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट जोड़कर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आ जाएगा। ये सिस्टम में अच्छी बातें क्या है मैं आपको बता रहा हूं, इसमें कॉन्ट्रैक्टर कभी भी चोरी नहीं करता, कोई भी इंफीरियर क्वालिटी का सामान नहीं लगाता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टी को सारे कॉस्ट डिस्क्लोज करता है और उसको अपने प्रॉफिट का फिगर पता होता है कि सपोज उसको 2 लाख प्रॉफिट मिलना है तो 2 ही लाख मिलना है, इसलिए वो सस्ता माल लगाता ही नहीं। आप सोच के देखिए, अगर उसको फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट अगर किया होता वो, तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस फिक्स्ड रहती और वो ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए सस्ता रॉ मटेरियल इस्तेमाल करता ताकि उसको ज्यादा प्रॉफिट हो। बट कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा, महंगा मटेरियल भी यूज करेंगे अगर, तो सारे कॉस्ट तो कॉन्ट्रैक्टी को ही बियर करने, महंगे से महंगा मटेरियल महंगे से महंगा लेबर भी देंगे, पेमेंट करेंगे तो भी कॉन्ट्रैक्टी को ही पेमेंट करना है वो तो, और हमको तो 2 लाख प्रॉफिट ऊपर से मिलना है, तो इसीलिए चीटिंग नहीं होती, इसमें ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। इसको बोलते हैं कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। आइए फटाफट बताता हूं। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज एसर्टेन्ड बाय एडिंग प्रॉफिट टू द टोटल कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये कब होता है? ये तब होता है बेटा कई बार जब किसी कंस्ट्रक्शन साइट को कॉन्ट्रैक्टर खुद फर्स्ट टाइम कर रहा होता है ना, जब उसको खुद को एनालिसिस नहीं रहता है कि पता नहीं कितना कॉस्ट लग जाएगा, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्टी को बोलता है सर पहले पूरा खर्चा लग जाने दो, फिर मैं अपने आप आपको बता दूंगा आखिरी में कि मेरे को इतना प्रॉफिट जोड़ के दे दो। इट इज suitable when it is not possible to estimate contract cost with reasonable accuracy, ये वही बोला मैंने। suitable when contract completion shall take number of years, अगर बहुत लंबा समय का कॉन्ट्रैक्ट है ना तो ज्यादा अच्छा होता है ये, क्योंकि इसमें अनसर्टेनिटी ज्यादा हो जाती है। कॉन्ट्रैक्टी इज अलाउड टू चेक द बुक्स टू चेक द कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसमें कॉन्ट्रैक्टी
को एक इजाजत होती है कि वो कॉन्ट्रैक्टर के बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक कर सकता है ताकि उसको सच्चाई पता चले कि सच में कितना खर्चा लगा, क्योंकि उसको सारे कॉस्ट बियर करने हैं। तो एक बार तो कॉन्ट्रैक्टी बोलेगा, एक बार मेरे को प्रूफ तो दिखाओ कि इतने खर्चे किए हो कि नहीं। और इसमें एक और बढ़िया फायदा क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्टी को फेयर प्राइस देनी पड़ती है, क्योंकि उसको पता रहता है कि कितना प्रॉफिट जोड़ रहा है, तो वो ज्यादा प्रॉफिट तो चार्ज कर नहीं पाएगा क्योंकि डिस्क्लोज करना पड़ता है। और इसमें कॉन्ट्रैक्टर को एक अच्छी बात होती है कि चाहे कॉस्ट कितनी भी महंगी हो जाए, उसको जो रीजनेबल प्रॉफिट वो डिस्क्लोज किया उसको हमेशा मिलेगा। फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में कई बार कॉन्ट्रैक्टर को नुकसान भी हो सकता है। अगर वो ईमानदार होगा तो उसको नुकसान भी हो जाएगा, क्योंकि वो रॉ मटेरियल की चोरी नहीं करेगा तो प्रॉफिट में जाएगा वो एक प्रकार से। ये बहुत इजी है बेटा। एडवांटेज डिसएडवांटेज एक बार स्पीड में रीडिंग कर रहा हूं। कॉन्ट्रैक्टर को फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मिलता है तो अच्छी बात है। कॉन्ट्रैक्टर सेफ हो जाता है, कोई लॉस नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्टी को एक अश्योरेंस मिल जाता है कि उसको बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करने का मौका मिलेगा, मतलब कॉन्ट्रैक्टर चोरी नहीं कर पाएगा। कॉन्ट्रैक्टी को यह भी बेनिफिट मिलता है कि अगर रेट कम हुआ मटेरियल और लेबर का तो कॉन्ट्रैक्टी की तो बहुत फायदा हो जाएगा, क्योंकि कम कॉस्ट इंकर होगी तो उसको कम कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी ग्राहक को। और कॉन्ट्रैक्टी एक बात के लिए बहुत अश्योर्ड होता है कि जितना खर्चा कॉन्ट्रैक्टर इंकर कर रहा है उतना ही उसको पेमेंट करना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पे करना है एक प्रकार से। पर डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि इसमें ना कॉन्ट्रैक्टर को अपना प्रॉफिट बताना पड़ता है कि मैं कितना कमाऊंगा, जिसपे कॉन्ट्रैक्टी ऑब्जेक्शन उठा सकता है। और एक बहुत सीरियस पॉइंट लिखा है कि क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर को खर्चा सेव करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सारे खर्चे कॉन्ट्रैक्टी बियर करने वाला है, तो कॉन्ट्रैक्टर कई बार लापरवाही भी कर सकता है। लापरवाही करेगा भी तो कॉस्ट ज्यादा इंकर होगी, कॉस्ट इंकर होगी तो कॉन्ट्रैक्टी बैठा हुआ है, ऐसा वो सोचता है, तो कॉस्ट सेव करने की कोशिश नहीं करता वो, जिसके कारण कॉन्ट्रैक्टी को कई बार ज्यादा पैसे भी देने पड़ जाते हैं कॉन्ट्रैक्टर की इनएफिशिएंसी के कारण। ये हो गया बेटा आपका कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। और लास्ट आपका फेवरेट एस्केलेशन क्लॉज। एस्केलेशन क्लॉज का मतलब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक कंडीशन डाल देना कि अगर मटेरियल लेबर के रेट बढ़ गए तो कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को बढ़ा सकता है। क्लॉज इन कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट एनी लाइकली चेंज इन द प्राइस ऑफ मटेरियल एंड लेबर। और इसके बाद लिखा है इफ वर्ड, इसका मतलब इफ प्राइस ऑफ मटेरियल एंड लेबर इंक्रीज बियॉन्ड सर्टन लिमिट द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस विल बी इंक्रीज बाय सर्टन अमाउंट। इसको एस्केलेशन क्लॉज बोलते हैं। और सब कॉन्ट्रैक्ट एसयूबी सब कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि जब कॉन्ट्रैक्टर किसी कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट करता है और जूनियर कॉन्ट्रैक्टर को, और उससे काम करवा लेता है, तो उसको सब कॉन्ट्रैक्टिंग बोलते हैं। समटाइम्स contractor may not find it feasible to do all the work himself. He may entrust some portion of the work to another person who is called subcontractor. जैसे कंस्ट्रक्शन साइट में मान लीजिए कि छोटा मोटा कुछ काम, लिफ्ट लगाने का काम हम किसी दूसरे से करवा लिए, फर्स्ट फ्लोर किसी दूसरे से बनवा लिए, अंडरग्राउंड की काम किसी दूसरे से करवा लिए, तो उसको सब कॉन्ट्रैक्टिंग कहते हैं। द सब कॉन्ट्रैक्टर इज अकाउंटेबल टू मेन कॉन्ट्रैक्टर। उसमें जो सब कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट होता है उसके लिए ग्राहक कौन होता है? मेन कॉन्ट्रैक्टर। और जो पेमेंट मेन कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्टर को देगा उसके काम के लिए, उसको डायरेक्ट कॉस्ट ट्रीट करा जाता है। बस इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में। थैंक यू, क्लास ओवर।